हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम F9 का ही एक पीएनपी पीएलसी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का है, वही एग्जाम किट का कापलान का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी मेरे को ठीक लगता है ये क्वेश्चन। और एग्ज़ाम में जब आया होगा, जब ये स्टूडेंट के लिए एकदम से इतना ईजी नहीं रहा होगा, मतलब है ना। ठीक है, देखते हैं क्यों। आप एक बार खुद ट्राई करना पहले इस क्वेश्चन को। The following financial information related to PNP PLC, a UK-based firm for the year just ended. सेल्स दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट है, इन्वेंट्री है, डेटर्स और क्रेडिटर्स। सेगमेंटल एनालिसिस ऑफ रिसीवेबल्स, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और ओवरसीज। इसका मतलब क्या है कि कुछ अलग अलग तरह के डेटर्स हैं इसके, ना। क्लास 1 के डेटर्स का बैलेंस है 2 लाख, उनको 30 दिन की उधार मिलती है। क्लास 2 का है 60 डेज की उधार मिलती है, 3 का 75 डेज और 4 का ओवरसीज का 90 डेज की उधार मिलती है। डिस्काउंट जो है वो सेल पे ये लोग 1% देते हैं। ठीक है, और क्लास 1 के अंदर डेटर्स जो हैं वो इररिकवरेबल हैं, बाद में डिस्काउंट देना बंद कर देते हैं। और देखो यहाँ पे बैड डेब्ट्स हैं। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, द रिसीवेबल बैलेंस आर बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ इररिकवरेबल डेब्ट्स। मतलब ये जो डेटर्स का बैलेंस है वो बैड डेब्ट से पहले का है। ऑल द सेल्स आर ऑन क्रेडिट, सारी की सारी सेल क्रेडिट में है। प्रोडक्शन एंड सेल्स टेक प्लेस इवनली थ्रू आउट द ईयर। करंट सेल्स फॉर ईच क्लास ऑफ रिसीवेबल्स आर इन प्रपोर्शन टू देयर रिलेटिव ईयर एंड बैलेंस बिफोर इररिकवरेबल डेब्ट्स। क्या बोल रहे हैं कि जो सेल्स है ना वो किस रेशो में है, उनके ईयर एंड के बैलेंस के रेशो में है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस बैलेंस से और ये 30 डेज पीरियड से सेल्स निकालना चाहें तो निकल जाएगी, वो उसी रेशो में है। जैसे 2 लाख का बैलेंस जो है वो 30 दिन का बैलेंस होगा, तो इसकी 365 डेज की सेल्स कितनी रही होगी। नॉर्मली क्या होता है, हम सेल्स से इस पीरियड को मल्टीप्लाई करके डेटर निकालते हैं, बट अब क्या, डेटर से इस पीरियड का एडजस्टमेंट करके इंटू 365 डिवाइड बाई 30 करके हम सेल्स निकाल सकते हैं। तो वो बोल रहा है प्रपोर्शन के अंदर है। इट हैज़ बीन प्रपोज दैट द डिस्काउंट फॉर द अर्ली पेमेंट बी इंक्रीज फ्रॉम 1% टू 1.5% फॉर सेटलमेंट विद इन 30 डेज। डिस्काउंट का जो परसेंटेज है ना, 1% से 1.5% करने का सोच रहे हैं ये, अगर कोई पेमेंट कर देता है 30 दिन के अंदर अंदर तो। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, it is expected that this will lead to 50% of the existing class 2 receivable becoming class 1 receivables। बोल रहा है कि 50% जो 252 का डेटर्स है, मतलब इतने वाले लोग जो हैं वो किस में शिफ्ट हो जाएंगे, क्लास 1 रिसीवेबल्स में शिफ्ट हो जाएंगे। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि मतलब जो लोग पहले डिस्काउंट नहीं लेते थे ना, वो अब डिस्काउंट लेने के लिए आगे आ जाएंगे, है ना। ठीक है, तो क्लास 2 वाले जो आधे लोग होंगे वो क्लास 1 वाले बन जाएंगे। कह रहा है, इसकी सिंपल लैंग्वेज है वैसे तो। एज वेल एज अट्रैक्टिंग न्यू बिजनेस वर्थ 5 लाख यूरो इन रेवेन्यू। और कंपनी को जो सेल्स बढ़ेगी ना, इसके अलावा ये जो ऊपर हुआ वो ठीक है, और इसके अलावा सेल्स 5 लाख यूरो से बढ़ भी जाएगी कंपनी की सेल, है ना। द न्यू बिजनेस वुड बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन क्लास 1 एंड क्लास 2 रिसीवेबल्स। और ये जो 5 लाख की रेवेन्यू है ये 2.5 दोनों में डिवाइड हो जाएगी। द फिक्स कॉस्ट वुड नॉट इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द डिस्काउंट और अट्रैक्टिंग द न्यू बिजनेस। पीएनपी फाइनेंस रिसीवेबल फ्रॉम एन ओवरड्राफ्ट एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नेट बेनिफिट और कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट एंड कमेंट ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रपोजल। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में यही चीज़ है अच्छी, इस क्वेश्चन को जो बढ़िया बनाता है वो यही पॉइंट है, ए वाला पॉइंट। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप बताओ कैसे सॉल्व करें इसको, आप होते इस क्वेश्चन में तो क्या करते। ठीक है, आपके एग्जाम में आता तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन। तो देखो, क्योंकि हमें डेटर्स का बैलेंस दे रखा है, ठीक है, तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, सेल्स निकाल लेते हैं कि सेल्स कितनी रही होगी। उस सेल्स के बेसिस पे, भाई सेल्स के बेसिस पे ही डिस्काउंट होता है, तो डिस्काउंट पता लग जाएगा। ठीक है ना, और जो बैड डेप्ट होते हैं वो तो डेटर का होते हैं।
ठीक है, तो पहले हम एग्जिस्टिंग, एक बार एक काम करते हैं, डेटर लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो ये दे रखे हैं क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। 2,02,52, फिर 110 और 182,500। मेरे को ये क्वेश्चन बहुत पसंद है, मतलब अच्छा लगता है क्वेश्चन, है ना, करवाने के अंदर भी मज़ा आता है इसके अंदर। इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट को दिमाग लगाना पड़ता है। एग्जिस्टिंग सेल्स कितनी होगी? 30, 60, 75 और 90, है ना। 30, 60, 75 और 90, मैंने ये डेज इसलिए लिख दिए ताकि मेरे को बार बार पीछे ना पलटना पड़े, है ना। तो अब इस डेज के हिसाब से अपन सेल निकाल सकते हैं। 2 लाख इंटू क्या 365/30, तो 24,33,333। 252 इंटू 365/60, 15,33,000। 1,10,000 इंटू 365 डिवाइड बाई 75, 5,35,333 इंटू 365 डिवाइड बाई 90, 7,40,139। ठीक है, वैसे जो चेंजेस हो रहे हैं ना वो केवल स्टार्टिंग के 2 जगहों पे हो रहे हैं, बाद में तो हो नहीं रहे, लेकिन फिर भी एक बार आप सारी चीज़ें निकाल लो। अब अपने न्यू डेटर्स निकाल लेते हैं, लेकिन डेटर तो तब निकलेंगे ना जब न्यू सेल्स का पता लगेगा। तो एक बार अपन क्वेश्चन में क्या निकाल लेते हैं, नई सेल्स कितनी होगी। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, इससे बढ़िया तरीका नहीं है। तो देखो एग्जिस्टिंग सेल्स कितनी थी, 24,33,333। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला था, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में ना लाइन लिखी है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस विल लीड टू, दिस विल भी मतलब डिस्काउंट जो बढ़ेगा ना उसकी वजह से 50% ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास 2 रिसीवेबल बिकमिंग क्लास 1 रिसीवेबल। देखो भाई, भावनाओं को समझने वाला और कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रखने वाला पर्सन चाहिए। डेटर शिफ्ट होने का मतलब क्या है, इसका मतलब सेल्स शिफ्ट हो रही है। मतलब जो पहले क्लास 2 जो थे पर्सन्स, है ना, जो क्लास 2 पर्सन्स थे वो आधे अब किधर आ रहे हैं, क्लास 1 में आ रहे हैं। भाई खाली डेटर थोड़े शिफ्ट हो जाएंगे, 50% ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास 2 रिसीवेबल बिकमिंग क्लास 1 रिसीवेबल, मतलब सेल्स शिफ्ट हो रही है। ठीक है, अब जो लोग पहले आप जिनको माल बेचते थे 30 दिन के लिए, वो मतलब 60 दिन के लिए, अब उसमें से आधे लोग बोले हम 30 डेज में पेमेंट कर देंगे। ठीक है ना, तो मतलब सेल जो थी 15,33,000 की, उसका हाफ किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर। ठीक है, अच्छा, और क्लास 2 में तो ऑलरेडी 1533 सेल थी, वो कम हो जाएगी, हाफ हो जाएगी मतलब। उसके अलावा क्वेश्चन में एक और लाइन लिखी थी कि न्यू बिजनेस जो होगा 5 लाख का एक्स्ट्रा रेवेन्यू और जनरेट करके देगा, और ये जो है इक्वल डिवाइड होगा क्लास 1 और क्लास 2 रिसीवेबल्स में। मतलब नई सेल्स 5 लाख की हो रही है और वो 2.5 लाख डिवाइडेड हो जाएगी। ठीक है, तो इससे मेरे पास नई सेल्स का अमाउंट निकल जाएगा। समझ रहे हो भाई, देखो पुरानी सेल तो ये थी ऑलरेडी, है ना, ये तो हमने निकाल दी थी। क्वेश्चन बोला क्लास 2 रिसीवेबल जो है आधे क्लास 1 बन जाएंगे। तो रिसीवेबल मतलब बनने का क्या होता है, मीन्स वो लोग जो पहले 60 डेज में माल मतलब उधार देते थे, मतलब उधार लेते थे, अब वो 30 डेज में पेमेंट करना चालू कर देंगे। मीन्स वो लोग, मीन्स वो सेल्स, ठीक है ना, वो सेल्स शिफ्ट हो जाएगी। ये समझने वाला चाहिए अब पर्सन। तो 24,33,333 प्लस 766,500 प्लस 250, तो हो जाएगा ये 34,49,833। ये सेल आ जाएगी, इसका टोटल लगा दिया मैंने। ऐसे ही 1533
प्लस सॉरी माइनस 766,500 प्लस 250, तो 10, 16, 500 ये आ जाएगा। अच्छा, अब डेटर्स कैसे चेंज होंगे? डेटर्स तो बस वही है, 30 डेज का और 60 डेज का निकाल सकते हैं अपन। अब देखो बाद में कोई सेल्स में चेंज नहीं हो रहा, तो बाद वाली सेल्स कितनी रहेगी? वही सेम 535, 333, 740, 139, वो तो सेम रहेगी। अच्छा, डेटर्स कैसे आएंगे? डेटर्स अब इतनी सेल है तो 30 डेज के बराबर डेटर्स, तो 49,833 इंटू 30/365, 2,83,548, ठीक है। और इधर 60 डेज के हिसाब से 10, 16, 500 इंटू 60/365 मीन्स 167,096, ठीक है। और ये तो सेम रहेगा ही, 1,10,000 और 182,500 रहेगा ही, ठीक है। तो ये न्यू सेल्स आ गई और न्यू एग्जिस्टिंग सेल्स वगैरह, अब अपने पास ये सारा डेटा आ गया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इससे आराम से अपना क्या कर सकते हैं अपन, जो क्वेश्चन में दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या कि डिस्काउंट जो है वो इंक्रीज करेंगे 1% से 1.5% की तरफ, ठीक है, अगर सेटलमेंट करोगे विद इन 30 डेज। तो डिस्काउंट इंक्रीज होने का मतलब कि पहले हम लोग डिस्काउंट किस सेल पे देते थे? सोचो, पहले हम लोग डिस्काउंट देते थे 30 डेज वाली सेल पे 1% का, मींस इस सेल का 1% होता था। अब सेल्स 30 डेज के अंदर ही दे रहे हैं, लेकिन सेल्स बढ़ चुकी है, तो इसका 1.5% निकलेगा डिस्काउंट। समझ रहे हो क्या? यहां पे डिफरेंस आ जाएगा। तो अब देखो क्या है, डिस्काउंट निकाल लेते हैं। एग्जिस्टिंग डिस्काउंट कितना था चेक करो, अभी कितना दे रहे थे? 1% दे रहे थे, किस अमाउंट पे? 1% डिस्काउंट दे रहे थे एग्जिस्टिंग सेल्स पे ना। तो 24, 33, 333 का 1%, ठीक है ना, ये एग्जिस्टिंग था। बट न्यू डिस्काउंट कितना दोगे, किस पे दोगे? 1.5% देंगे, 34, 49, 833 का 1.5%, 51,747, ठीक है। तो मीन्स डिस्काउंट जो है एक्स्ट्रा हमें देना पड़ा, ठीक है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट एक तरीके से एक्सपेंस हो गया कंपनी का। कितना हो गया ये? 27,414, ठीक है। ये अपन को एक्स्ट्रा डिस्काउंट कंपनी को देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट के बाद क्या है बताओ? डिस्काउंट के बाद है कि डेटर्स है ना, इट इज एक्सपेक्टेड डेट। डेटर्स जो है, अब डेटर्स पे इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट 8% की रेट है, ठीक है, डेटर्स के बैलेंस पे लगता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। पहले चेक करो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कितना पे करते थे अपन। डेटर्स कितने के थे एग्जिस्टिंग? टोटल बैलेंस 744,500 था, ठीक है। तो डेटर्स पे 8% इंटरेस्ट पे कर रहे थे अपन। भाई डेटर्स मतलब जो अमाउंट पूरे साल भर बाकी है, ठीक है। तो 744,500 का 8% मीन्स 59,560 का अपन इंटरेस्ट पे कर रहे थे। बट न्यू इंटरेस्ट कितने पे देना पड़ेगा अपन को? न्यू इंटरेस्ट देना पड़ेगा नए वाले डेटर्स पे। अब नए वाले डेटर्स कितने के हो गए हैं अपने? 283,
548 प्लस 167,096 प्लस 1,10,000 प्लस 1,82,500 मीन्स 743,144 का 8%, 59,452। मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ा, केवल 100 रुपये का डिफरेंस पड़ा। ठीक है, 100 रुपये का हमें 100 का हमें एक तरीके से फ़ायदा हो रहा है। देख रहे हो आप, पहले हम इंटरेस्ट पे करते थे 59,560, अब हम इंटरेस्ट पे करेंगे ये, तो सेविंग्स हो गई इंटरेस्ट में, तो ये कंपनी के लिए बेनिफिट हो जाएगा। कितना? 108 का। ठीक है, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट एक्स और ये सेविंग्स इन इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में एक और पॉइंट था बेड डेप्ट से रिलेटेड, बेड डेप्ट की बात भी कर लेते हैं। क्या कह रहा था क्वेश्चन कि देखो 50% जो शिफ्ट हुए थे, अब अपन को खुद ही सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन में ना बेड डेप्ट पहले थे 12,600 के। ठीक है, देखो क्लास 3 और ओवरसीज में तो कोई फर्क ही नहीं आ रहा। ठीक है, इसको तो छोड़ दो आप। बेड डेप्ट पहले थे 12,600 के थे। ठीक है, तो बेड डेप्ट किसका होता है? डेटर्स का होता है हमेशा। तो पहले चेक कर लो कि एक प्रपोर्शन निकाल लो कि बेड डेप्ट परसेंट। अब ये देखो यहाँ पे आपका सोचना काम आएगा। ठीक है, क्योंकि अब क्लास 2 वाले जो आधे लोग हैं वो शिफ्ट कर गए हैं, मतलब काफ़ी सारे लोग क्लास 1 में शिफ्ट कर गए हैं। ठीक है, तो पहले बेड डेप्ट कितना था? परसेंटेज चेक कर लो, 12,600 डिवाइडेड बाय 252 इंटू 100 मीन्स 5% था बेड डेप्ट। तो परसेंटेज में तो सेम अभी भी रहेगा। ठीक है, अब लेकिन बैलेंस कितना हो गया डेटर्स का, ये चेक करो। अब बैलेंस जो डेटर्स का हो गया वो हो गया 167,096 का, तो इस पे 5% लग जाएगा। ठीक है, तो पहले चेक करो एग्जिस्टिंग बेड डेप्ट। कितने थे? 12,600 के। अब न्यू बेड डेप्ट कितने हो जाएंगे, मतलब कितने हो जाएंगे इस केस में बेड डेप्ट्स? देखो इस सॉल्यूशन को उतार लेना मेरे वाले, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको वरना बुक का तो सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है, 100% है। ठीक है, तो अच्छा 5% इस वाले से, इस वाले डेटर्स का, तो हो जाएगा ये 8,355। कैलकुलेशन करके दिखा देना नीचे, 167,096 का 5% मीन्स हमारी सेविंग्स हो गई किसमें? बेड डेप्ट में। बढ़िया चीज हो गई ना। 4,245। ठीक है, अच्छा सेविंग्स ये बेड डेप्ट वाला हो गया। और क्या था? और क्वेश्चन में बोला था कि सेल्स इंक्रीज हो गई है। ठीक है, 5 लाख से सेल्स इंक्रीज हो गई। अब सेल इंक्रीज होगी तो क्या इंक्रीज होगा बताओ? अब डायरेक्ट आप सेल फायदा नहीं बोल सकते, सेल्स इंक्रीज होगा तो कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा? कंट्रीब्यूशन। तो 5 लाख की सेल है, तो कंट्रीब्यूशन के लिए हमें पीवी रेशो चाहिएगा, मतलब कुछ ना कुछ है ना चाहिएगा। अब ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था यहाँ पे केवल कंट्रीब्यूशन को अपन लेते हैं, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 5242 माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन 5242 माइनस 3145 2097 अपॉन 5242 इंटू 100 मीन्स 40% क्या आ गया? पीवी रेशो आ गया, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ठीक है ना, और सेल्स है अपनी 5 लाख की इंक्रीज होगी, तो 5 लाख का 40% कितना होता है? 2 लाख। ठीक है, तो ये एक और फायदा हो गया। तो देख रहे हो, और क्या है क्वेश्चन में? बस हो गया मेरे हिसाब से। ठीक है,
अब क्या है, देखो इस क्वेश्चन में ना अजम्पशंस ले सकता है कोई स्टूडेंट। अगर आपके माइंड में है सर कि जैसे ना, अब बुक वालों ने इसको दो तरीके से कर रखे होते हैं, ये क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन को दो तरीके से कर रखा है। एक तो जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे, मतलब फॉर्मेट वैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन वैसा ही है। और एक क्या है, दूसरे तरीके से कर रखा है। दूसरे तरीके में क्या करते हैं ये लोग कि मान लेंगे कि नई वाली जो सेल है, जैसे ये 5 लाख की सेल बढ़ रही है, इस पर कोई बेड डेप्ट नहीं होगा, तो इस तरीके से। बट अपन ने ऐसा क्यों माना, ऐसा मानेंगे ही नहीं अपन। अब जैसे मैंने क्या किया है, मैंने अजम्पशन जो ली है वो बुक के दूसरे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन के हिसाब से सही है। क्यों? क्योंकि वही तरीका ठीक है भाई, जितनी सेल्स बढ़ेगी उस पर बेड डेप्ट भी उसी रेशो में बढ़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स बढ़ाई 2.5 लाख की, तो बेड डेप्ट इस केस में बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे भी ले लिया अपन ने, 5% ले लिया, मतलब टोटल 10,16,500 का निकाला ना अपन ने, जो 5% निकाला है, ठीक है, मतलब डेटर्स का, सॉरी। तो पहले सेल्स निकाल ली, सेल्स के हिसाब से डेटर्स आ गए, तो कहीं ना कहीं 2,50,000 का इम्पैक्ट इस वाली डेटर्स पे आ चुका होगा। तो बुक वाले बोलते हैं नहीं नहीं, एक सॉल्यूशन के अंदर मतलब दो ऑल्टरनेटिव है ना, कि इस वाले सेल्स पे बेड डेप्ट नहीं हुए होंगे। तो ऐसे कोई, ये थोड़े अजम्पशन है, ये तो गलत अजम्पशन हो जाएगी। क्लियर क्या? ठीक है, तो ज़्यादा बेटर जो अपन ने किया है वो है। तो 2 लाख, तो बुक ने क्या है, दो सॉल्यूशन कर रखे हैं, सेकंड ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छा है, तो अपन उसके हिसाब से कर रहे हैं क्वेश्चन, है ना। तो अभी मैं दिखा दूंगा आपको, है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा बाद में। सेविंग्स इन बेड डेप्ट, ये इनकम है, ये इनकम है, ये इनकम है, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट एक्सपेंस ये तो खर्चा है, ये इनकम है। तो अपन को नेट बेनिफिट कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में, एक तरीके से 176,939 का नेट बेनिफिट हो जाएगा आराम से। अब मैं देखो आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी बाद में। तो देखो, एक तो इन्होंने ये एक सॉल्यूशन कर रखा है जिसमें 171,898 करके आ रखा है, ठीक है। तो जैसे लिख रखा है अजम्पशंस हैं कुछ, ठीक है, इनको आप पढ़ने की जरूरत नहीं है सॉल्यूशन को बिल्कुल भी, ठीक है। मैं केवल आपको दिखा रहा हूँ कि देखो, बिकॉज ऑफ द वेरियस assumptions दैट कुड बी मेड रिगार्डिंग बेड डेप्ट एंड पेमेंट पीरियड, अदर अप्रोच टू अ सॉल्यूशन आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल। फिर इन्होंने कुछ ट्यूटोरियल नोट दिया, उसके बाद इन्होंने कुछ दूसरी तरीके से सॉल्यूशन किया है। ऐसा सॉल्यूशन जो है अपन इसके बेसिस पे आंसर किया है अपन ने, ये वाला सॉल्यूशन अपन ने, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है, इसके बेसिस पे अपन ने आंसर किया है, क्योंकि मेरे को यही ठीक लगा, ठीक है क्या। जब पहली बार मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो मेरा इसी तरीके से यही आंसर आ गया था। तो मैंने फिर देखा है बाद में कि दो तरीके से इन्होंने कर रखा है, ठीक है, क्योंकि मेरे को पढ़ाते हुए ACCA बहुत टाइम हो गया है, तो यही वाला सॉल्यूशन जो है मेरे को ठीक लगा, इसलिए। फिर बाद में एक आध जगहों पे ये थोड़ी सी गड़बड़ करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने दो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन दे रखे हैं, अगर किसी को पसंद आए तो इससे भी कर सकता है, बट पर्सनली ओपिनियन तो यही रहेगी कि ये वाला फॉलो करो। क्लियर क्या? देखो, दिस आंसर डिफर फ्रॉम दैट प्रेजेंटेड अबव ड्यू टू अप्रोच टेकन, इट वुड हाउएवर स्कोर इन फुल। क्लियर क्या? चलो, अब इसमें अपन ये आप सॉल्यूशन उतार लेना, ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इनका। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द करंट कैश ऑपरेटिंग साइकिल एंड रिवाइज कैश ऑपरेटिंग साइकिल कॉस्ट बाय इंक्रीजिंग द डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट। तो अपन को साइकिल निकालनी है बेसिकली, है ना, ठीक है। चलो देख लेते हैं। अब इन्वेंट्री, अब कैसे निकालते हैं साइकिल भाई, डेटर्स का पीरियड देख लेते हैं और स्टॉक का देख लेते हैं और पेबल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे पहले से स्टार्ट करते हैं, स्टॉक से, है ना। स्टॉक है 603 का, COGS कितनी है 3145, तो 603 अपॉन 3145 इंटू 365। एक बार मैं इधर लिख देता हूं एग्जिस्टिंग और लिख देना न्यू, ठीक है। इधर लिख दूं, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? चलो इधर लिख देता हूं, फालतू कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जिस्टिंग और न्यू, ठीक है। कैसे निकाला?
इन्वेंट्री अपॉन COGS, तो आ जाएगा 70 डेज किसका, स्टॉक का। अब आते हैं डेटर्स पे, ठीक है। ऐसे ही इधर कंफ्यूज मत होना ना, ये अलग चीज चल रही है बिल्कुल। अब डेटर्स पे देख लो, डेटर्स कितने के हैं, 744.5, सेल्स कितनी है 5242, डेटर्स मतलब 52 डेज के हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर हैं 574.5 डिवाइडेड बाय COGS 3145 इंटू 365 मीन्स 67 डेज की है। 70 + 52 माइनस 67 मीन्स 55 दिन की ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगी एग्जिस्टिंग, है ना। लेकिन क्वेश्चन में न्यू भी पूछ रहा है, तो देखो न्यू कैसे निकालोगे। अब ध्यान सुनना, एक चीज है ना इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। अब आपको स्टॉक और क्रेडिटर्स जो पीरियड है ना, उसमें निकालते समय कुछ एकदम से फ्रिक्शन आएगा दिमाग में ना, एकदम से आप रुक जाओगे। क्यों रुक जाओगे, अगर सोच के करोगे तो। अब आप बोलोगे सर इन्वेंट्री, चलो सेल तो हमें पता है बढ़ गई है, ठीक है ना, COGS भी हम उसके हिसाब से बढ़ी हुई निकाल लेंगे, लेकिन सर ये जो इन्वेंट्री और जो पेबल्स है ये भी तो उसी के हिसाब से बढ़ जाना चाहिए। भाई सेल्स बढ़ रही है, 5242 अभी थी सेल, है ना। अब देखो अभी न्यू सेल्स इन सब का टोटल है, मतलब ये बढ़ गई थी ना सेल्स बाद में, तो 2,50,000 + 250 बढ़ी थी ना सेल्स, याद है ना। तो उसकी वजह से इन्वेंट्री और पेबल्स में भी बढ़ेगा दिन, तो ठीक है। तो मतलब इन्वेंट्री का अमाउंट भी बढ़ा होगा, पेबल्स का अमाउंट भी बढ़ा होगा, तो कितना मानेंगे। और फिर डिवाइड करेंगे तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट भी तो बढ़ेगी ना, सेल्स बढ़ गई तो उसके हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो सुनो, देखो बात सुनो, समझो, क्योंकि अपन इन्वेंट्री और पेबल्स अब पता नहीं लगा सकते इस क्वेश्चन में। तो सबसे बढ़िया चीज क्या है जो हर कोई पर्सन सोच सकता है वो मानेगा, क्योंकि देखो अपने पास इन्वेंट्री और पेबल ये वाले नहीं मान सकते आप एज इट इज, कि बाद में भी यही रहे होंगे, ये नहीं बोल सकते। आप मानोगे प्रोपोर्शनेटली चेंज हुए होंगे, सेल्स के हिसाब से स्टॉक भी बढ़ गया होगा और पेबल्स भी बढ़ गए होंगे, सब कुछ बढ़ गया होगा, तो आप मानोगे कि स्टॉक बिल्कुल सेम, क्रेडिटर्स बिल्कुल सेम। ये सबसे लॉजिकल चीज होती है, ठीक है ना, आपको डाइजेस्ट हो या नहीं हो, लेकिन ये सबसे बढ़िया अजम्पशन है। क्योंकि अगर सेल बढ़ेगी तो इन्वेंट्री बढ़ेगी, डेटर्स बढ़ेंगे, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, लेकिन आपके सामने आपको क्रेडिटर और डेटर्स का अमाउंट आपको नहीं गिवन है बिल्कुल भी कि कितना बढ़ा हुआ दे रखा है, अपनी मर्जी से तो मान नहीं सकते, ठीक है ना। और उसी हिसाब से सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ी होगी, तो फिर आप क्या मानो कि वो सेम रहेगा। सोच के देखो, अगर इन्वेंट्री बढ़ेगी और नीचे COGS बढ़ा हुआ अमाउंट लेंगे, तो पहले 70 डेज था तो बाद में भी कितना आएगा 70 डेज, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे दोनों बढ़ गया, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल क्रेडिटर्स कि भाई पेबल्स बढ़ गया होगा, ठीक है, आप ज़्यादा माल खरीद रहे होंगे, अपॉन COGS भी बढ़ गई है, इसलिए। क्लियर क्या। अब बात किस पर अटकती है, डेटर्स पे। अब डेटर्स जो हैं, डेटर्स कैसे निकलते हैं, एवरेज डेटर्स अपॉन क्रेडिट सेल्स, है ना। क्वेश्चन में लिखा था सारी की सारी सेल्स क्रेडिट है, ठीक है। अब डेटर्स का बैलेंस कितना है, न्यू डेटर्स 11, और क्रेडिट्स मतलब टोटल सेल्स कितनी है, ये अमाउंट इन चारों को जोड़ लो, 34, 49, 833, क्योंकि ये तो पता है अपन को, तो वो तो एज इट इज मानने की जरूरत ही नहीं ना, वरना फिर उसने क्वेश्चन ही क्यों दिया कि भाई आप न्यू और पुराना दोनों निकाल के बताओ ऑपरेटिंग साइकिल को, ठीक है ना। इसलिए मेरे को ये क्वेश्चन है ना बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल लगता है, और मेरे को लगता है कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन करके जाना चाहिए। अगर एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन और पढ़ा हुआ नहीं है तो आप पक्का कहीं ना कहीं गड़बड़ करते होगे। ठीक है, तो देखो डेटर्स 7, इधर ही निकाल देता हूँ, 743, 144 अपॉन सेल्स, भाई नए वाले डेटर्स नई वाली सेल्स इंटू 365, 743, 144 डिवाइडेड बाय 57, 41, 805 मीन्स 47 डेज, सॉरी माइनस होने होगा,
ठीक है, 47 डेज। तो 70 प्लस 47 माइनस 67 मीन्स कितना, 50। तो अगर आप ध्यान से देखो तब आपकी जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 5 दिन से कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे, सुन लो, देखो ध्यान से, अभी सुन लो क्योंकि बाद में कंफ्यूज हो जाओगे वरना आप। अगर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे तो ये 55 डेज लिख रखा है इसने, ठीक है। 55 डेज मतलब पुरानी और नई वाली निकाली है इसने एक और 54 डेज, मतलब बोला 1 डेज का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, देखो सॉल्यूशन तो इसने 2 दे रखे थे ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन के ना, ए क्वेश्चन के, ध्यान सुनना, एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन 2 थे जिसमें 171,898 आया और दूसरा ये आया 176,9 ऐसा कुछ करके आया जो अपना आया। तो इसने क्या किया, इसने जब ऑपरेटिंग साइकिल निकाली तो यहाँ पे थोड़ी सी कंजूसी कर दी। कैसे कंजूसी कर दी? इसने केवल ऑपरेटिंग साइकिल किसके हिसाब से निकाल दी, इस पहले वाले सॉल्यूशन के हिसाब से निकाल दी। इसको क्या करना चाहिए था, जब इसने ऑल्टरनेट सॉल्यूशन दिया है तो इसको यहाँ पे कैश ऑपरेटिंग साइकिल ऑल्टरनेट सॉल्यूशन से तरीके से निकालनी चाहिए थी। तो अपन ने क्या किया, अपन ने क्योंकि इस ऑल्टरनेट सॉल्यूशन की तरह किया है अपना क्वेश्चन, ठीक है, तो फिर इसलिए ऑपरेटिंग साइकिल अपनी डिफर आएगी। तो पहले बता देता हूं, बाद में कंफ्यूज मत होना, परेशान मत होना, ठीक है। कुल मिला के जो करवा रहा हूं वो बिल्कुल सही है। चलो, आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लेन द की एलिमेंट ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट सिस्टम सुटेबल फॉर पीएनपी पीएलसी। तो अब देखो ये तो की एलिमेंट्स ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट जैसे क्या होता है कि वही थ्योरी क्वेश्चन आ गया है ना, कि रिसीवेबल मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, जैसे उनको उनका क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना, ठीक है, उनको टाइम टू टाइम इनवॉइस भेजना, उनसे मान लो कलेक्शन करवाते रहना, वो सारी फर्जी बातें आ जाएगी ना। तो इस जो लास्ट वाला 7 मार्क्स का क्वेश्चन था ना, इसमें मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। जो दिक्कत आई होगी 9 मार्क्स में और 4 मार्क्स में सोचने में दिक्कत आई होगी। किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो कर लेगा क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम में कर लिया होगा, बाकी बना तो सोच रहे होंगे। सॉरी, अब जैसे सी वाला देखो, एस्टेब्लिशिंग क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट असेसमेंट, क्रेडिट कंट्रोल, तो वो फर्जी पॉइंट आ गए, कलेक्शन ऑफ अमाउंट ड्यू, तो अपन ये जानते हैं, ठीक है। तो इसको करके देख लेना आप, एक बार खुद कर लेना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।